डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। मैं दिवाकर भगत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले स्टार्ट करने वाले हैं। डिस्कस तो पूरा नहीं हो पाएगा, 3-4 लेक्चर में कंप्लीट होगा और हो सकता है कि 5-6 लेक्चर आधा घंटा का, हर एक लेक्चर आधा घंटा का लगभग 5-6 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि चैप्टर में बहुत कुछ है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो क्लास 12th का एग्जामिनेशन आने वाला है या फिर आईआईटी जेई, क्योंकि इससे क्वेश्चन आईआईटी जेई में और क्लास 12 दोनों में डेफिनेटली है कि आना ही आना है। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हैं, चाहे वो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन हो, चाहे वो नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन हो। सभी चीज को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। सबसे पहले समझिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो चैप्टर क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन, जैसा कि नाम से आपको पता होगा कि जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगता है। कैसे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंपाउंड में, इस चीज को हम लोग देखेंगे। बहरहाल हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड in which the central metal atom, जो सेंट्रल मेटल एटम है, सपोज कोई मेटल एटम है, इस सेंट्रल मेटल एटम पे ये जो एटम है ये बहुत सारे आयंस या मॉलिक्यूल्स से घिरे होंगे। चारों तरफ क्या होंगे? आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है? हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इस तरह से घिरे होंगे बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी, राइट, बियॉन्ड देयर नॉर्मल। तो ये इस तरह से बॉन्ड बना होगा, ठीक है। और बॉन्ड कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का एंटिटीज है कंपाउंड में। तो बेसिकली जो मेटल है ये एक आयनिक आयन के फॉर्म में होगा और मेटल आयन बहुत सारे जो मेटल एटम है वो बहुत सारे आयंस से क्या होगा, चारों तरफ से ये घिरा पड़ा होगा बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी। सो in one line we can say that coordination compound are a special type of compound in which central metal atom is surrounded by ions or molecules beyond their normal valencies, beyond their normal valency, ये important है, beyond their normal valency। और ये जो वैलेंसी किसका है? मेटल एटम का। क्या है? मेटल एटम का। ध्यान रखना है कि ये मेटल एटम बहुत सारे आयन से घिरा पड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं या सिंपली कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स, या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे या कॉम्प्लेक्स कहेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग सारा कुछ समझेंगे, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में हम लोग जाने अनजाने में बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अपने जुबान से बोल लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन का, ठीक है, हीमोग्लोबिन ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ग्लोबिन, ओके। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं जो कि किसका कंपाउंड है? आयरन का होता है। सेंट्रल मेटल क्या होता है? इसमें आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल आयरन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिमिलरली क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल जो है ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है इस चीज को भी ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा? मैग्नीशियम सेंट्रल मेटल एटम होता है क्लोरोफिल में, ठीक है। विटामिन B12 ये भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और इसमें अगर हम सेंट्रल एटम की बात करें तो इसमें क्या होगा? हमारा विटामिन B12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे जो कोबाल्ट है ये एक स्पेशल केस है, बहुत सारे कंपाउंड कोबाल्ट बनाता है, ठीक है। अब क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो यहाँ पे तो हमने ये समझा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो बियॉन्ड देयर उसके नॉर्मल वैलेंसी से अधिक, ठीक है, अधिक अलग अलग आयंस या मॉलिक्यूल से घिरा होता है, ठीक है, अटैच्ड होता है। किस तरह से अटैच्ड होता है उस चीज को देखेंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। बट
अगर हम लोग मीनिंग समझना चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो थोड़ा सा हमें ये जानना पड़ेगा कि सॉल्ट क्या होता है। तो देखिए, जैसे हम CuSO4 किया हम लोगों ने, कॉपर सल्फेट, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। इसमें मेटल क्या है, कॉपर, और एनाइन में हमारा रेडिकल है SO4-, ठीक है। तो Cu+2SO4-2, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9th में देखा था कि मल्टीप्लाई करते वैलेंसी बना के, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा सॉल्ट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट इज ए सिंपल सा सॉल्ट। सो अगर हम यहाँ पे ये चीज देखें कि अगर सॉल्ट, दो या दो से अधिक सॉल्ट अपने स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से जुड़ जाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक सॉल्ट अपने स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से स्टेबल होना चाहिए, सॉल्ट क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और जुड़ जाता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड। ध्यान रखना है यहाँ पे, एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड का डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिखता हूं, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप भी लिख सकते हैं। एडिशन कंपाउंड फॉर्म व्हेन एडिशन compounds are formed when, ठीक है। एग्जाम्पल अभी आपको समझ में आएगा। when स्टिचोमेट्रिक स्टायोचियोमेट्रिक, ठीक है, amount of two or more stable compound, two or more stable compounds join together, join together, इसे हम कहेंगे एडिशन कंपाउंड। ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक कंपाउंड जो कि स्टेबल हो, अपने स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से एक दूसरे से ज्वाइन करता है, तो उसे हम स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो थोड़ा सा बुक का मैं हेल्प लेता हूँ। ये जो बुक है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारा बुक है कॉन्साइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जेडीली का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक ये माना जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड में, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ल्यूसिड है, बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसी बुक को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 को लेके, ठीक है, और जो IIT JEE के लिए इंपॉर्टेंट होगा उस चीज को हम लोग देखेंगे। सो एग्जाम्पल में देखते हैं KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, तो ये जब एक दूसरे से क्या होगा, ज्वाइन होगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, KCl.MgCl2.6H2O। सिंपल सा ये ज्वाइन हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, कार्नेलाइट। आपको ध्यान में रखना होगा, कार्नेलाइट, ओके, कार्नेलाइट, डबल LIT है, सो डबल LI हो जाएगा, स्पेलिंग आप देख लेंगे। तो ये एडिशन कंपाउंड है, क्या है, ये एक एडिशन कंपाउंड है। सिमिलरली और एग्जांपल अगर हम बात करें, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल 3, ओके, प्लस 24H2O, कलर पेंसिल भी यूज करेंगे, पेन भी यूज करेंगे। जब ये सिंपल अपने स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से ऐड अप होगा, तो हमारा कंपाउंड बनाया K2SO4, राइट, डॉट Al2SO4 का होल 3, राइट। एज सच ये ऐड हो जाएगा डॉट 24H2O। ये एक हमारा और दूसरा एग्जाम्पल हुआ एडिशन कंपाउंड का, ठीक है, एडिशन कंपाउंड का, ओके। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसके बाद हम इस एग्जाम्पल को भी एनालाइज करेंगे कि क्या है। और एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, सो CuSO4, ओके, प्लस 4NH3
ओके, प्लस H2O, प्लस H2O। सो यहां से ये कंपाउंड जब एड अप होगा तो ये बनता है CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट, यहाँ पे डॉट से ये अटैच है 4NH3, 4NH3, इसके बाद डॉट H2O, डॉट H2O। अभी एक्सप्लेन करूंगा सारा कुछ, ठीक है। इसे कहते हैं टेट्राएमीन कॉपर 2, ये है टेट्राएमीन कॉपर 2, कॉपर 2, टेट्राएमीन कॉपर 2। यहां पे एक ए आएगा, डबल एम आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना। टेट्राएमीन कॉपर 2, सोडियम मोनो कॉपर 2 सल्फेट मोनोहाइड्रेट, सल्फेट मोनोहाइड्रेट। ओके, सो सिंपल आप क्या देख रहे हैं कि सिंपल स्टेबल स्टेबल कंपाउंड एड अप हो रहा है। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। FeCN का होल 2 प्लस 4KCN, प्लस 4KCN। जब ये होगा तो FeCN का होल 2, FeCN का होल 2, ओके, डॉट 4KCN, डॉट 4KCN, ये कंपाउंड बनेगा और इसे हम कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। आई होप यहां तक आपको एग्जांपल समझ में आ गया हो गया एडिशन कंपाउंड के बारे में, ठीक है। अब मेन क्रक्स क्या है यहाँ पे, जो समझने की चीज है, मतलब समझने की तो सारी चीज है, जो समझना है एडिशन कंपाउंड जो होते हैं दो तरह के होते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं, वेट ए मिनट। तो हम लोग बात कर रहे थे एडिशन कंपाउंड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ध्यान से देखेंगे। एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, दो तरह को किस तरह से क्लासिफाई किया गया? दोज विच लूज देयर आइडेंटिटीज, दोज विच लूज देयर आइडेंटिटीज इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फेज में अपने आइडेंटिटी को लूज कर देगा, इस चीज को अभी हम समझेंगे। ओके, एंड दोज विच रिटेन देयर आइडेंटिटीज, दोज विच रिटेन देयर आइडेंटिटीज इन सॉल्यूशन, ओके। अब यहां पे आपको थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा कि एडिशन कंपाउंड जो स्टेबल सॉल्ट है अपने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से सिंपली ऐड होता है। कुछ एग्जांपल हमने देखा। एडिशन कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक वो जो पानी में जाते ही अपने आइडेंटिटीज को क्या करेंगे, लूज कर देंगे। दूसरा वो जो अपना आइडेंटिटीज, अपना जो गुण धर्म है वो सॉल्यूशन में लूज नहीं करेंगे। जैसे अगर ये कार्नेलाइट है, ठीक है, कार्नेलाइट के क्रिस्टल को, ठीक है, कार्नेलाइट क्या होता है, सॉलिड टाइप होता है, इसके क्रिस्टल को वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं तब जो सॉल्यूशन आएगा उसमें किसका प्रॉपर्टीज शो करेगा, इंडिविजुअल इसका पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, तो इंडिविजुअल केटायन जो है उसका प्रॉपर्टीज शो करेगा, क्लोराइड आयन का भी शो करेगा, ठीक है, किसका, कार्नेलाइट की बात अगर हम बात करते हैं तो अगर हम पोटास एलम को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अगेन पोटेशियम का प्रॉपर्टीज देगा, सल्फेट का प्रॉपर्टीज देगा, ठीक है, इंडिविजुअल आयन का प्रॉपर्टीज, एल्युमिनियम का प्रॉपर्टीज, आयन का प्रॉपर्टीज देगा। मतलब ये जो ये कंपाउंड का जो ये पूरे कंपाउंड का प्रॉपर्टीज है वो वाटर में जाते ही अपने प्रॉपर्टीज को क्या किया, लूज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट, जो कि वाटर में जाते ही अपने प्रॉपर्टीज को लूज करते हैं, ऐसे कंपाउंड को डबल सॉल्ट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा एडिशन कंपाउंड है, जैसे कि हम लोगों ने कॉपर सल्फेट की बात की, ये कंपाउंड, ठीक है, टेट्रा
एमीन कॉपर 2 सल्फेट मोनोहाइड्रेट। अगर इसे हम पानी में डालते हैं तो ये अपने आइडेंटिटी को नहीं लूज करेगा, मतलब ये इंडिविजुअल कॉपर आयन या सल्फेट आयन या अमोनिया का प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सॉलिड स्टेट में जो प्रॉपर्टीज इस कंपाउंड का होगा या यहाँ पे इस कंपाउंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड का होगा, वही प्रॉपर्टीज एक्वस स्टेट में होगा, सॉल्यूशन फेज में होगा। ठीक है, राइट। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है हमारा डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक। हेंस अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें, ध्यान से देखेंगे, और इस कंपाउंड की बात करें, तो जो पहला कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में ऐसा ही रहेगा, और अगर हम बात करें सॉल्यूशन फेज में, सॉल्यूशन के फेज में, तो ये हमारा ये कंपाउंड FeCN का होल 6, ठीक है, FeCN का होल 6, और यहाँ पे हम लोग कैपिटल ब्रैकेट डालते हैं और ये प्लस चार्ज डालेंगे। ठीक है, जो इसका चार्ज होगा, ठीक है, ये इस एंटिटी में रहेगा, सॉलिड फेज में भी, सॉल्वेंट फेज में भी, सॉरी सॉल्यूशन फेज में भी और सॉलिड फेज में भी। ओके, अगर कॉपर की बात करें, कॉपर वाले कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड की बात करें, तो ये जो है CuH2O, ठीक है, H2O कितना, अच्छा ये डिपेंड करेगा कितना H2O, सो यहाँ पे H2O का होल 2, ओके, H2O का होल 2 डॉट डॉट नहीं आएगा यहाँ पे 4NH3, NH3 का होल 4, और ये कॉपर के फॉर्म में होगा, ब्रैकेट में होगा, कैपिटल ब्रैकेट में, अभी बताऊंगा कैपिटल ब्रैकेट क्या होता है और इसमें चार्ज क्या होगा, +2। तो सॉलिड फेज में ये यही चीज, यही एंटिटी होगा, और सॉल्यूशन फेज में भी यही एंटिटी होगा। सिमिलरली फेरोसाइनाइड वाला ये जो कंपाउंड है, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सॉलिड स्टेट में भी इसी एंटिटी के फॉर्म में होगा और सॉल्यूशन फेज में भी इसी एंटिटी के फेज में होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये अपना आइडेंटिटी सॉल्यूशन में भी रखता है, ये इंडिविजुअल आयन में क्या होता है, अलग अलग आयन में नहीं टूटता है। ओके, सो यहाँ पे जो केमिस्ट्री हमें डिस्कस करना है वो मेटल आयन का करना है, किसका, मेटल का, ठीक है, और यहीं से मेटल जो कंपाउंड है H2O और NH3 किस तरह से मेटल से जुड़ा हुआ है, किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जनरली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कैसे जुड़ा हुआ है, इन्हीं सब चीजों को हमें देखना है। सो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब ध्यान में ये रखना है कि जनरली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है, जैसे अगर हम बात करें आयरन का या कॉपर का, जनरली ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पूरी तरह से समझने के लिए थोड़ा सा हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को जानना होगा। उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन हम लोग ये चीज भी देख लें कि क्या डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डबल सॉल्ट में। तो दो तीन डिफरेंस है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं यहीं पे। डबल सॉल्ट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, एंड डिसोसिएट इनटू आयन इन एक्वस सॉल्यूशन और एनी अदर सॉल्वेंट। अभी हम लोगों ने इसी चीज को डिस्कस किया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज when dissolved in water or any other solvent, मतलब सॉलिड स्टेट कोऑर्डिनेशन का दोनों स्टेट में सेम रहेगा, पहला। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि डबल सॉल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डू नॉट कंप्लीटली लूज देयर आइडेंटिटी, क्योंकि ये आयन के फॉर्म में हो जाता है। नेक्स्ट,
The properties of double salt are essentially due to the same as those of constituent component। मतलब डबल सॉल्ट का जो प्रॉपर्टीज होगा जनरली जो जिससे बना होगा उसी का प्रॉपर्टीज लगभग लगभग होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज होगा जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है उससे एंटायरली क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, डबल सॉल्ट में जो आयन होता है वो नॉर्मली अपना, डबल सॉल्ट में जो आयन होता है उसका नॉर्मली जो वैलेंसी होता है नॉर्मल वैलेंसी को शो करता है, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो वैलेंसी होता है वो एबनॉर्मल नहीं कहेंगे, बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी, जैसा कि डी ब्लॉक एलिमेंट अभी शो करेगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो नॉर्मल वैलेंसी से अधिक वैलेंसी को शो करेगा। ठीक है, डबल सॉल्ट में मेटल आयन शो देयर नॉर्मल वैलेंसी सेम चीज है, और जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मेटल आयन सेटिस्फाइड टू, और अच्छा इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट ये है कि डबल सॉल्ट में जो वैलेंसी होता है सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही वैलेंसी होता है, नॉर्मल वैलेंसी होता है, लेकिन मेटल सॉल्ट में, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ध्यान रखेंगे कि दो तरह के वैलेंसी होते हैं। एक वैलेंसी क्या होता है जो कि कॉपर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, जैसे मेटल आयन है, मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्ट जुड़ा होगा एक तरह का वो, और दूसरा वैलेंसी क्या होता है जो आयनाइजेबल पार्ट होगा, अभी हम लोग उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। दो तरह का वैलेंसी होगा, इसको हम कहते हैं एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी, डिस्कस करेंगे अभी बाद में। ठीक है, नाउ बात यहां पे ये आती है कि जनरली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें वेरिएबल वैलेंसी होता है, ठीक है, बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी होता है। तो ये क्यों होता है? तो इसका रीजन है जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है वो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट से बनता है, और डी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसी कौन सी खास बात है जिसके कारण ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, अभी हम लोग इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए लेक्चर को। बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये जो टफ चैप्टर है बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट में। डी ब्लॉक एलिमेंट में जरा इस टेबल को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। दिस इज ग्रुप नंबर, और ये हमारा ग्रुप पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें स्कैंडियम, टैनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसके बाद सेकंड जो है 4, ये थ्री सीरीज हो जाएगा, ये 4 और ये 5, ठीक है, मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उस हिसाब से। तो 3 सीरीज मिलता है हमें बेसिकली किसमें, डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। और ये 3 सीरीज क्यों मिलता है? क्योंकि थर्ड सीरीज में 3d ऑर्बिटल फिल होता है, 4 में 4d ऑर्बिटल फिल होता है, और 5 में 5d ऑर्बिटल फिल होता है, ठीक है। और जो पोजीशन है इसका, इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, s ब्लॉक का एलिमेंट है, और राइट हैंड साइड में क्या है, p ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो s ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो हाईली पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि वो मेटल होता है। ओके, अगर हम राइट हैंड साइड में अगर देखें तो वो हमारा p ब्लॉक का एलिमेंट आता है, और वो अच्छा जो राइट हैंड साइड में जो p ब्लॉक का एलिमेंट आता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जनरली वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो बॉन्ड होता है वो जनरली आयनिक बॉन्ड बनाता है ड्यू टू मेटालिक नेचर। लेकिन इसके बीच में जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टीज है मेटल से कम और नॉन मेटल से ज्यादा, मतलब इधर तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है और इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। ओके, तो इसके बीच का जो एलिमेंट है ये मेटल के जैसा वर्क करेगा, लेकिन एज सच एस ब्लॉक के एलिमेंट के जैसा काम नहीं करेगा। ये नॉन मेटल के जैसा भी काम करेगा, लेकिन एज सच मतलब इसका जो प्रॉपर्टीज है बीच में होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो होगा ट्रांजिशन का, वो हाईली मेटालिक एलिमेंट एस ब्लॉक और एस ब्लॉक जो कि आयनिक कंपाउंड बनाता है, या फिर हाईली नॉन मेटल दैट इज पी ब्लॉक के बीच में होता है। इस चीज को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब
जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे, तो जब हम स्कैंडियम की बात करें, ठीक है, स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखें तो यहां पे ध्यान देंगे कि जिंक में D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इन सारे का, जिंक का, कैडमियम का, मरकरी का, ठीक है, D10 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। कैसे आएगा इस चीज को हम लोग बताते हैं, हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हम कैल्शियम के बाद हमारा स्कैंडियम होता है, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s 4p एंड 4d एंड 4f। अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग एनर्जी के हिसाब से बात करेंगे तो पहले 1s का फुलफिल होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, ठीक है, फिर 3s के बाद क्या होगा 3p, उसके बाद 4s और उसके बाद 3d यहां पे आकर रुकते हैं। सो यहां से हमारा क्या हो गया 10 और 3s2 और 4s2, ये हो गया 20 कैल्शियम का पुर गया। ओके, क्लियर हो गया यहां तक। अब स्कैंडियम का जो भरेगा वो किस में जाएगा, p में न जाके, दैट इज s के 3 क्वांटम नंबर और इसके बीच में हमारा क्या है d ऑर्बिटल है, 3d में भरेगा, ठीक है, 3d में भरेगा, मतलब कि ये हमारा जो 3d है पेनल्टीमेट सेल है, ठीक आउटर सेल के पहले वाले सेल में जाके ये भरेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जाके भरेगा। ओके, सो पेनल्टीमेट सेल में ये जाके भरेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। सो इन डी ब्लॉक एलिमेंट द पेनल्टीमेट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सपैंडिंग, धीरे धीरे ये एक्सपैंड करेगा। सो अगर डी यहां पे क्या होगा D1 होगा, यहां पे D2 होगा, यहां पे D3 होगा। ओके, अगर यहां पे देखें D4 होना चाहिए, D5 होना चाहिए, अभी हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, D6 D7 D8 D9 एंड D10। ओके, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। सिमिलरली ये 4d में आएगा, D1 D2, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d ऑर्बिटल के हिसाब से हम लोगों ने लिखा है, सिर्फ ऊपर वाला ही लेते हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, क्योंकि ये s और p ब्लॉक के बीच में आता है। प्रॉपर्टी इसका s और p, s मेटल के जैसा काम करता है, नॉन मेटल के जैसा काम है, दोनों के बीच में, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है वो पेनल्टीमेट सेल में फिल होगा। ओके, अब चूंकि ये मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, इसमें मेटालिक लस्टर होगा एंड ये स्ट्रांग होगा, डक्टाइल होगा, और ये एलॉय फॉर्म करेगा। मेटल का कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल का हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, सो आगे चलते हैं। सो अब यहाँ पे ये हमारा वैलेंसी हो गया, ठीक है, स्कैंडियम में D1 D2 इस तरह से वैलेंसी आ जाएगा। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन अब बात करते हैं यहां पे क्रोमियम का। ध्यान से देखिए, क्रोमियम का यहां पे, अच्छा यहां पे इसका अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्कैंडियम का D1s2, स्कैंडियम का D1s2, ठीक है। टिटेनियम का हम लोग लिखेंगे D2s2, D2s2। वैनेडियम का हम लोग लिख सकते हैं D3s2, D3s2, क्योंकि पेनल्टीमेट सेल में जाके इलेक्ट्रॉन भरेगा। लेकिन क्रोमियम के केस में हम लोग लिखेंगे D5s1। क्यों ऐसा करेंगे, D4 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है वो मोर स्टेबल होता है, तो इस केस में जो d ऑर्बिटल है वो पूरा पूरा हाफ फिल हो जाएगा और s ऑर्बिटल भी हाफ फिल हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन D4s2 ना होके D5s1 होगा, कुछ ज्यादा ही स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीज की अगर हम बात करें तो D5s2 होगा, D5s2। ओके,
अगर हम आयरन की बात करें तो D6S2 हो जाएगा, D6S2। अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो ये D7S2 हो जाएगा, D7S2 हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें कोबाल्ट के बाद निकेल का तो D9 और S2। ओके, अब बात आती है कॉपर की, तो कॉपर का क्या होना चाहिए, D7 सॉरी ये D8S2 हो जाएगा। कॉपर की क्या होना चाहिए, D9S2, D9S2। लेकिन यहां पे कॉपर का आएगा D10S1, क्योंकि D9S2 में S2 फुल्ली फिल है बट D8 हाफ फिल है। बट यहां पे अगर s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में आ जाता है तो d ऑर्बिटल पूरा फुल फिल हो जाएगा। ये फुल फिल हो गया और ये हाफ फिल हो गया, कुछ ज्यादा ही स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और जिंक की बात अगर करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन D10S2। तो जिंक दोनों में d ऑर्बिटल भी फिल होगा और s ऑर्बिटल भी फिल होगा। क्लियर हो गया, तो इस तरह से फिलिंग हुआ d ऑर्बिटल में। नाउ अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेज की बात करें, इसी में बात करते हैं अभी, इसके साथ ये चीज भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जनरली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है फर्स्ट वाले से ही जनरली आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सेकंड और थर्ड से नहीं बनता है। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज भी सेम ही रहेगा। अगर एक चीज को हम इलैबोरेट कर ले तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, स्कैंडियम अगर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है। ठीक है, तो स्कैंडियम अगर बॉन्ड बना दे, इसको रेड से मैं लिखता हूं या रेड से लिखता हूं, अगर बॉन्ड बनाएगा, ग्रीन भी है हमारे पास, तो या तो ये s ऑर्बिटल का दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर s ऑर्बिटल या d का एक। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन क्या हो सकता है, ध्यान से देखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, और 4 हो सकता है। या तो आउटर इलेक्ट्रॉन दोनों s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दे दे, या 2 s ऑर्बिटल या एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल का दे, या दोनों s ऑर्बिटल का और d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दे दे। वेनेडियम की अगर बात करें तो इसका क्या क्या हो सकता है, वेनेडियम का दोनों s ऑर्बिटल दे सकता है, 3 हो जाएगा इसी तरह, ठीक है, फिर 4 हो जाएगा इसी तरह, और 5 हो जाएगा इसी तरह। वेनेडियम की बात करें, ओके, तो यहां पे वेनेडियम हमारा कहां से कहां तक 2 से 5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में देखिए यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5S1 होगा। साथ में 1 के साथ क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 के साथ क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 के साथ क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 के साथ क्या हो सकता है, 5, और क्रोमियम 6। इसका वैलेंसी इतना ज्यादा हो गया। ओके, अब अगर हम बात करें मैग्नीज की, ठीक है, तो मैग्नीज में कहां से कहां तक हो सकता है, 2 से 7 तक, 1 मतलब 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है, ये हो सकता है। ओके, नाउ अगर हम अब आगे जाते हैं आयरन के बाद, ठीक है, तो आयरन के बाद वैलेंसी, चूंकि यहाँ पे मिड पॉइंट आ गया और जितना इलेक्ट्रॉन देने में एनर्जी लगता है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी आता है, ऐसा कुछ बेसिक थंब रूल है। सो अब यहाँ पे अगर हम बात करें आयरन का तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आयरन का 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 4, 5 एंड 6 हो सकता है। ठीक है, या तो ऐसा क्यों, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो 2 वैलेंसी, या फिर 1 2 3 4, तो 3 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन ले ले डी ऑर्बिटल को फुलफिल करने के लिए। तो इस तरह से वैलेंसी हो सकता है। अगर कोबाल्ट की बात करें सो अगेन 2 हो सकता है, ओके, 2 के बाद 3 हो सकता है, 3 के बाद 4 हो सकता है, और 4 के बाद 5 भी हो सकता है, क्योंकि 2 दे दे या 3 ले ले, तो ये फुलफिल हो जाएगा कोबाल्ट का। निकेल का क्या होगा, अगेन 2 हो सकता है, ठीक है, और चूंकि 8 है 3 हो सकता है और 4 भी हो सकता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर का वैलेंसी क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो कॉपर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है एंड 3 भी हो सकता है। लेकिन अगर जिंक की बात करें तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन 2 को देगा, तो जिंक का जनरली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, तो ये वैलेंसी है। तो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि एडिशनल स्टेबिलिटी आता है
जब कभी भी हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, राइट। 1 मिनट। ओके, तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अ सिंगल एलिमेंट कैन शो अप टू वैलेंसी, मे बी 3, मे बी 4, मे बी 6, 7, 7, 7, 4। तो अलग अलग टाइप का क्या वैलेंसी शो करेगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है वो वेरिएबल वैलेंसी होता है। आई होप यहां तक ये चीज समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, राइट। सो अगर हम ग्रुप 8 की बात करें, अच्छा यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ग्रुप 11 में जो कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, ये कॉइनेज मेटल है, कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। ओके, सो ग्रुप 8 जो कि आयरन ग्रुप है, अगर ग्रुप 8 की बात करें, आयरन ग्रुप जिसमें आयरन, रोडियम, ऑस्मिशियम होगा। ओके, द सेकंड एंड थर्ड रो एलिमेंट शो ए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +8 कंपेयर्ड विथ +6 फॉर Fe, ठीक है। तो ये सेकंड और थर्ड रो की बात कर रहा है। तो यहां से हम लोग ये चीज समझ में आया कि किस तरह से जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। अब इस वेरिएबल वैलेंसी के कारण अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगा, और यही वो वेरिएबल वैलेंसी है जिसके कारण कॉम्प्लेक्स बनता है। एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोबाल्ट +3 है, ठीक है, कोबाल्ट +3 दैट इज कोबाल्ट की बात किया हमने, और यहाँ पे है हमारा ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का, कोबाल्ट +3। ओके, तो इसका एक टेंडेंसी, इसके पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, और कितना 3 है, 3 दूना 6, ठीक है। सो 6 होगा +3 में, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है अपने को स्टेबल करने के लिए। सो यहां पे कोबाल्ट जो है अमोनिया, ठीक है, NH3, ठीक है, NH3, कितने NH3, 6 NH3 के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और ये क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा कुछ इस तरीके का, CONH3 का होल 6+3, ठीक है। अब ये +3 जो है आयोनाइजेबल वैलेंसी के कारण है, इस चीज को बाद में देखेंगे। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें आयरन Fe+2 +6Cn, सो ये हमारा FeCn का होल 6, FeCn का होल 6, और प्लस में हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज नहीं, यहाँ पे +-4 चार्ज आएगा। कैसे -4 चार्ज आएगा, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। सो ये वेरिएबल वैलेंसी है जिसके कारण डी ब्लॉक का एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। अब यहां पे ये जो चीज है, जो मॉलिक्यूल आया जो कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको आयन को, मेटल आयन को देगा, या फिर साइनाइड, ये न्यूट्रल भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं, लिगेंड, लाइगेंड, ठीक है। आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो लाइगेंड भी अलग अलग तरह के होते हैं, मोनो, डाई, बाई, कुछ इस तरह के होते हैं बहुत सारे, इस चीज को देखेंगे। अब जब ये लिगेंड आता है, इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, कोबाल्ट मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट को, तो इसके कारण ये अलग अलग, ठीक है, ट्रांजिशन करेगा, और इस लिगेंड के प्रॉपर्टीज के कारण जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका कलर अलग अलग होगा, ठीक है। इट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड व्हिच शो द डिफरेंट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। आगे आने वाले क्लास में हम लोग इस चीज को भी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे आयनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड जो ट्रांजिशन मेटल के होंगे वो कलर्ड होंगे। इसके कंट्रास्ट में अगर हम लोग S ब्लॉक या P ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो वो जनरली व्हाइट होते हैं या फिर कलरलेस कह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब कभी लाइट किसी मटेरियल से पास करता है तो इट इज deprived of those wavelength that are absorbed,
वो उस वेवलेंथ, उस मटेरियल में वो वेवलेंथ की कमी होती है जो कि उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है अगर विजिबल रेंज में हुआ, जो लाइट का रेंज है विजिबल रेंज में हुआ, तो वो हमें विजिबल स्पेक्ट्रम में कलर देगा, ठीक है। जो ट्रांजिशन मेटल है और विजिबल रेंज में ये लाइट को क्या करेगा, इमिट करेगा कुछ इस तरह से। तो हमारा जो कॉर्निशन कंपाउंड है वो विजिबल रेंज में लाइट के विजिबल रेंज को इब्सॉर्ब करता है, फिर एमिट करता है, और वो प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है लेगेंड पे, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के कारण होता है। देखिए बहुत सारा है, अब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को डिस्कस करने जाएंगे तो काफी कुछ हो जाएगा। सो सिंपल सा हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। एब्जॉर्प्शन in the visible and UV region of the spectrum is caused by change in electronic energy. Thus, the spectra are sometimes called electronic spectra. Okay. It is always possible to promote an electron from one energy level to another. जब भी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इस चीज को देखेंगे, जब भी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है। और उस एमिशन के कारण हमारा विजिबल रेंज या अल्ट्रावायलेट रेंज में हमारा स्पेक्ट्रम बनेगा। तो जनरली जो हमारा ग्रुप है ट्रांजिशन कंपाउंड है, वो जो लाइट एमिट करता है वो विजिबल रेंज में करता है। और इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि जो विजिबल रेंज में होगा वो जो एमिशन होता है वो ड्यू टू लेगेंड्स होता है। तो अगर लेगेंड्स, नंबर ऑफ लेगेंड्स चेंज हो गया या नंबर ऑफ लेगेंड्स चेंज हो जाता है या फिर टाइप ऑफ लेगेंड्स हो जाता है, एक के बदले में दूसरा आ जाता है, तो इंटायरली उसका प्रॉपर्टीज, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रॉपर्टीज अलग होगा। आने वाले चैप्टर में हम लोग इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी लंबा क्लास हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और यहां से हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्चुअली में क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो लंबा लगा होगा, कोई डाउट नहीं, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना होता है, और जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।